BA एंड BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन न्यू लेसन चालू करेंगे और न्यू लेसन में अपन अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप में कर्सी। यानी कर्सी की बात करें तो फसलों को कृत्रिम ढंग से बोने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। फसलों को कृत्रिम ढंग से बोने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा और इसके उत्तर दिशा में है, यानी कहां पर है? नॉर्थ में है। और कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, वो एशिया महाद्वीप के अधिकांश भागों के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। यहां का अध्ययन करें तो यहां पर बीच वाले क्षेत्र में मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम स्थित है और इस मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम से नदियां निकलती हैं और नदियां निकलने के कारण से यहां पर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वो विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसी प्रकार से जीजवान बेसिन है, याक्तिसिकियान का मैदानी क्षेत्र है। ये वाले जो मैदानी क्षेत्र हैं ये विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जहां पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप की आज भी 3/4 जनसंख्या किसमें लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है। अर्थात यहां की अधिकांश जनसंख्या किसमें लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है। एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में विशेषता का अध्ययन करें तो यहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। बीच वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है और ऊपर वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर शीत जलवायु पाई जाती है। और हमेशा विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण से विभिन्न प्रकार की कृषि दशाओं का जन्म होता है और यही विशेषता एशिया महाद्वीप की पाई जाती है। यहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाने के कारण से यहां पर विभिन्न प्रकार की क्या होती है? कृषि दशाएं पाई जाती है। अब अपन बात करें एशिया महाद्वीप की कृषि की विशेषताएं। तो एशिया महाद्वीप की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि पे टिकी हुई है। यहां के अधिकांश जो देश हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई है। तो यहां की कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सबसे पहली बात आती है कृषि का जन्म स्थान। एशिया महाद्वीप को कृषि का जन्म स्थान माना जाता है। प्राचीन काल का अध्ययन करें तो प्राचीन काल में यहां की जनसंख्या संग्रहण व्यवसाय करती थी, क्योंकि अधिकांशतः जनजाति विशेष के लोग निवास करते थे और ये जनजाति विशेष के लोग संग्रहण व्यवसाय करते थे। अर्थात जो भी मिलता था कंदमूल, फल वगैरह, उनका क्या करते थे? संग्रहण करते थे। अब स्थिति ये पाई जाती थी जब ये लोग संग्रहण करके लाते थे
तो उन यानी कृषि फसलों के बीज बाहर की ओर बिखर जाते थे और उसके कारण से नए पौधों की उत्पत्ति होती थी और उन्हीं नए पौधों की उत्पत्ति के कारण से कृषि का जन्म हुआ था। आज जितनी भी फसलें हैं उनमें से अधिकांश फसलों का उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है? एशिया को माना जाता है। चाय हो, कपास हो, गेहूं हो, चावल हो, इन सबका जो उत्पत्ति स्थान है वो एशिया महाद्वीप को माना जाता है। दूसरी बात आती है प्राचीन प्रचलन। आज भी एशिया महाद्वीप में परंपरागत कृषि की जाती है। अगर कृषि के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन करें तो कृषि का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो था स्थानांतरणशील कृषि था, अर्थात लोग स्थान परिवर्तन करके कृषि करते थे। आज यहां पर कृषि कार्य कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जला रहे हैं, उसके बाद में वहां पर यानी फसल को बो दिया जाता है। 3 से लेकर 5 साल तक कृषि कार्य करते हैं। जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है उसी स्थान को छोड़ दिया जाता है। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर खेत की जो जुताई की जाती है वो पशुओं के द्वारा की जाती है। आज फसल को बोने की पुरानी तकनीकी है, वो क्यारी विधि के द्वारा सिंचाई करते हैं या नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं। जबकि वर्तमान का अध्ययन करें तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, फुहारा सिंचाई पद्धति है, इनके द्वारा भी सिंचाई की जाती है। तो अधिकांशतः जो कृषि का ढंग पाया जाता है वो कौन सा है? प्राचीन ढंग है और प्राचीन पद्धतियों के द्वारा ही यहां पर क्या की जाती है? कृषि कार्य किया जाता है। तीसरी बात आती है कृषि पद्धति की विविधता। एशिया महाद्वीप की कृषि पद्धति की बात करें तो यहां पर विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों को काम में लिया जाता है। जैसे अपन बात करें, चावल की बात करें, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर चावल को छिटक कर बोया जाता है। वहीं दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पहले पौधे तैयार करते हैं, बाद में पहले से तैयार खेतों में रुपाई की जाती है। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु होने के कारण से यहां पर हर वर्ष हर फसल उत्पादित होती है। किसी क्षेत्र में चावल का उत्पादन हो रहा है, कहीं पे गेहूं का उत्पादन हो रहा है, कहीं पे मक्का या कहीं पे सब्जियों या कहीं पे चारे वाली फसलों का उत्पादन हो रहा है। तो यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों को काम में लिया जाता है। कहीं पे नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है, कहीं पे तालाबों के द्वारा हो रही है, कहीं पे बूंद बूंद हो रही है, कहीं पे फुहारा। तो अलग अलग प्रकार की पद्धतियों को काम में लिया जाता है। अगला आता है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या अधिक निवास करती है और इससे अधिक जनसंख्या के भरण पोषण हेतु अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है। अतः सबसे पहले यहाँ की लोगों की प्राथमिकता को ध्यान में रखने हेतु यहाँ पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। प्राथमिकता का मतलब एशिया महाद्वीप में फसलों को प्राथमिकता के आधार पर बोया जाता है। पहले मनुष्य की प्राथमिकता क्या है? तो जैसे पहले खाद्यान्न फसलें आ गई, फिर बाद में सब्जियां आ गई, फिर उसके बाद में व्यापारिक या नकदी फसलों को बोया जाता है। तो यानी यहाँ पर अधिकांश यानी संपूर्ण भूभाग के 2/3 भाग पर केवल खाद्यान्न फसलों को बोया जाता है। और खाद्यान्न फसलों में जो सर्वोत्तम स्थान आता है वो आता है चावल का। भारत हो, चीन हो, चाहे जापान वाला क्षेत्र हो, यहाँ की अधिकांश भूमि पर चावल की कृषि ही की जाती है और वर्ष में यहाँ पर चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती है।
जिन्हें अंश, अमन और बोरो कहा जाता है, यानी प्रति वर्ष 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से और एक और स्थिति है, यहाँ पर देश में खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई देशों में हरित क्रांति को लागू किया गया था, और वो देश आज भी खाद्यान्नों में क्या हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए। इसके बाद में आती है कृषि पर जनसंख्या का दबाव। एशिया महाद्वीप में ये वाली स्थिति विकराल रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व का जो भूमि की बात करें तो संपूर्ण विश्व का भारत के पास में जैसे 2.4% क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जनसंख्या 17.34% निवास करती है। ऐसी स्थिति चीन में पाई जाती है, ऐसी स्थिति जापान में पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर कृषि हेतु भूमि तो कम पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। अतः यहाँ पर जो कृषि भूमि है उस पर लगातार जनसंख्या का दबाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परिवार के 5 व्यक्ति हैं, पांचों के पांचों 2 ही बीघा जमीन पर आश्रित है। अतः वहां पर परिवार के भरण पोषण हेतु भी खाद्यान्नों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण से यहां पर विखंडित जोत पाए जाते हैं और खेत का आकार भी छोटा पाया जाता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति होने के कारण से या पारिवारिक संपत्ति होने के कारण से उस भूमि का बंटवारा हो जाता है। और जब भूमि का बंटवारा हो जाएगा तो वहां की स्थिति क्या होगी, उन लोगों को प्रत्येक चीजों में अत्यधिक मात्रा में खर्चा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है। इसके बाद में आता वातावरण पर निर्भरता। यहां के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि को वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां की जो जलवायु है वो सर्वाधिक कृषि को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। इस अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण से यहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी पाला पड़ता है, कभी हिमपात होता है, तो कभी तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यही स्थितियां पाई जाती है एशिया महाद्वीप में। भाई एशिया महाद्वीप की कृषि को किस पे निर्भर रहना पड़ता है, वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसी कारण से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर वर्षा अच्छी हो गई तो फसल का उत्पादन अधिक होता है, और वर्षा कम हो गई उस वर्ष फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भारतीय जो कृषि है वो किस पे निर्भर होती है, वातावरण पे निर्भर होती है। अगला आता है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। विश्व के अन्य जो कृषि प्रधान महाद्वीप हैं उन कृषि प्रधान महाद्वीपों की अपेक्षा एशिया महाद्वीप में प्रत्येक फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। अर्थात यहां पर कृषि की पुरानी पद्धतियों को काम में लिया जाता है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कम किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग कम किया जाता है, और यहाँ की जलवायु भी ऐसी है जो कि अपने स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। और उसका प्रभाव किस पे होता है, यहाँ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर होता है। अतः यहाँ की फसलों के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। अगला आता है
अनेक फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान या वरिष्ठ स्थान। आज भी एशिया महाद्वीप की बात करें, जनसंख्या का दबाव भी बढ़ रहा है, कृषि हेतु भूमि भी कम पाई जाती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण से आज भी अधिकांश फसलें ऐसी हैं जिनके उत्पादन में एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान आता है। जैसे चावल के उत्पादन में संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो प्रथम स्थान किसका आता है? एशिया महाद्वीप का आता है। वैसे गेहूं के उत्पादन में एशिया महाद्वीप का आता है, कपास के उत्पादन में अधिक होता है और चाय के उत्पादन में भी प्रथम स्थान आता है। तो अनेक फसलें ऐसी पाई जाती है जिनके उत्पादन में एशिया महाद्वीप का कौन सा स्थान आ रहा है? प्रथम स्थान आ रहा है। अगला आता है कृषि को प्रमुख व्यवसाय अपनाना। यानी प्रमुख व्यवसाय की अगर अपन बात करें तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि व्यवसाय करती है, और ये वाला जो कृषि व्यवसाय है इसको पैतृक व्यवसाय माना जाता है। अर्थात एक ही पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी उसी व्यवसाय में संलग्न हो जाती है, और दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी पीढ़ी ऐसे लगातार क्या करती रहती है? वही व्यवसाय करती रहती है। तो यहां पर क्या है? अधिकांश जनसंख्या इसी कारण से इस व्यवसाय में संलग्न हो जाती है। अर्थात कृषि को क्या माना जाता है? पैतृक व्यवसाय माना जाता है, और इसी कारण से अधिकांश जनसंख्या क्या कर रही है? कृषि कार्य कर रही है। अगला आता है गर्म तथा आर्द्र जलवायु। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित है और कर्क रेखा इसके मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। अतः इसके अधिकांश भाग में गर्म तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहां पर दोनों प्रकार के मानसून आते हैं। दोनों कौन से आते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी आता है, दक्षिणी पूर्वी मानसून का आगमन भी होता है। और जब इसी क्षेत्र में दोनों प्रकार के मानसूनों की उत्पत्ति होती है तो यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। जैसे ही बीच वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा, यहां पर वायुदाब कम हो जाएगा। एक तरफ प्रशांत महासागर है और एक तरफ हिंद महासागर है। दोनों के दोनों से पवन आती है, वर्षा करने में सहायता प्रदान करती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र इस मानसून को रोक लेता है। अतः यहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु होने के कारण से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। अगला आता है मानव श्रम तथा अल्प मशीनीकरण। एशिया महाद्वीप में आज भी अधिकांश कार्य कृषि में किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात एशिया महाद्वीप में मानव श्रम का प्रयोग अधिक होता है, मशीनों का प्रयोग क्या होता है? कम होता है। अधिकांश जो जनसंख्या है यहाँ की वो कृषि कार्य करती है। मशीनों के द्वारा केवल जुताई और बुआई का कार्य ही किया जाता है। फसल को कटाई हो, चाहे फसल की निराई गुड़ाई हो, चाहे अन्य कार्य हो, अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मानव श्रम के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि जनसंख्या अधिक निवास करने के कारण यहाँ सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध होने के कारण से यहाँ की अधिकांश जो फसलें हैं उनमें मानव श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, और तकनीकी ज्ञान कम होने के कारण से यहाँ पर मशीनों का प्रयोग क्या किया जाता है? कम किया जाता है। जबकि विश्व के अधिकांश विकसित देशों में कृषि कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा।
ये थी एशिया महाद्वीप की कृषि की विशेषताएं। थैंक यू।